हेलो फ्रेंड, फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना है यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के मैथमेटिक्स यानी कि गणित के वायरल क्वेश्चन पेपर को बताएंगे। और दोस्तों, ये वायरल क्वेश्चन पेपर में जो है ना हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण है सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न को लेके आ चुके हैं, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न को बताएंगे। और दोस्तों, ये जो शॉर्ट टाइप प्रश्न है ना आपके बोर्ड एग्जाम में 100% लड़ेगा ही लड़ेगा, इसलिए आपके ये वीडियो जो है ना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ दोस्तों, क्लास को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा, ठीक है। स्पेशली जो है ना 2023 एग्जाम के लिए, इसलिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट। क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस को बताएंगे ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अति महत्वपूर्ण है। एक एक क्वेश्चंस को जो है ना आप अच्छी तरीके से सोल्व कीजिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा। और दोस्तों, हम उम्मीद करेंगे कि क्लास में जो है ना आपको सारा प्रश्न याद होने वाला है, ठीक है। तो फ्रेंड, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों, चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और जो भी विद्यार्थी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो फटाफट से आप मेरा व्हाट्सएप नंबर को नोट कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 620607, उसके बाद 6569, ठीक है। इस नंबर को सेव कीजिए। आप बोलिए कि सर मैं व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, ठीक है। क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल क्लास को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से। तो फ्रेंड, ये प्रश्न जो है ना आपके बोर्ड एग्जाम में 100% लड़ेगा ही लड़ेगा, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आपके गत वर्ष में काफ़ी बार पूछा जा चुका है और इस बार भी पूछे ही जाएंगे, ठीक है। तो ये एक तरह का वस्तुनिष्ठ सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्न है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स के पूछ लिए जाते हैं। तो प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है कि संख्या 72 और 120 का लस जो है ना अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। कौन सा विधि से ज्ञात करना है? अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों, इसको हम लोग फटाफट से सोल्व करते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आपको हल लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो जिस तरह हम यहाँ पे लिखेंगे ना उसी प्रकार आपको सेम टू सेम सोल्व करना है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, जो 72 है ना और 120, ये दोनों का एलसीएम, जिसको हम लोग लस से कहेंगे लघुत्तम समवर्तक ज्ञात करना है। कौन सा विधि से ज्ञात करना है? अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 72 का फैक्टर करेंगे, ठीक है। इसको अलग से फैक्टर करेंगे, उसके बाद 120 का भी फैक्टर अलग से निकालेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे 72 को लिख देते हैं, 72 को यहाँ पे साइड में फैक्टर करते हैं इसका। तो ये किससे जाएगा दोस्तों? ये आपका 2 से जाएगा, ठीक है। किससे जाएगा? 2 से। तो यहाँ पे आपका द्वितीय 6 हो गया, 2 चौके 12 हो गया, फिर ये आपका 2 से जाएगा, 2 1 का 2, 2 8 16, फिर ये आपका 2 से जाएगा, 2 9 18 हो गया, फिर ये आपका किससे जाएगा? अभी 3 से जाएगा ना। तो यहाँ पे 3 का पढ़ा में 3 3 हो गया, ठीक है, 3 टाइम्स में। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखिएगा ध्यानपूर्वक, यहाँ पे 72 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि 2 के घात 3 हो जाएगा। यहाँ पे पावर के रूप में लिखना पड़ेगा, घात के रूप में। तो 2 की पावर 3 हो जाएगा गुना। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, 3 कितना बार है? तो 2 बार है, यानी कि यहाँ पे 3 के घात 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 72 को हम लोग कुछ इस प्रकार लिख चुके हैं। उसी प्रकार आपको क्या करना है, 120 का फैक्टर करेंगे, ठीक है। जिस तरह हम लोग 72 का फैक्टर किए हैं उसी प्रकार हम लोग फटाफट से साइड में 120 का भी फैक्टर कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको आपको पता होना चाहिए फैक्टर, ये किससे जाएगा? 2 से जाएगा, क्योंकि लास्ट में 0 है। तो चलिए दोस्तों, ये आपका 2 का पढ़ा में कट जाएगा, 2 चौके 12 हो गया। उसके बाद फिर ये आपका 2 से कटेगा, क्योंकि लास्ट में 0 है, तो यहाँ पे 30 हो जाएगा। फिर ये आपका 2 से जाएगा, 15 हो जाएगा। और दोस्तों, ये 15 किससे जाएगा? 3 से जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 का पढ़ा में 3 5 15 हो गया ना। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, जिस प्रकार हम लोग 72 को घात के रूप में लिखे ना, उसी प्रकार यहाँ पे 120 को भी क्या करना है, घात के रूप में लिख देना है, ठीक है। तो 120 बराबर हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि 2 के घात 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 2 के घात 3 लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, 3 गुना 5 हो जाएगा, यानी कि 3 की पावर 1 कह सकते हैं, क्योंकि 3 एक ही बार है और 5 एक ही बार है। तो 5 की पावर हम लोग 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 72 और 120 दोनों का अलग अलग तरीके से हम लोग क्या किए हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा एलसीएम प्राप्त कर चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा आपको लस ज्ञात करना है, यानी कि एलसीएम ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों, काफ़ी सिंपल ट्रिक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि 72 कोमा 120 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लिखेंगे, एलसीएम, ठीक है। दोनों का एलसीएम ज्ञात करना अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो फ्रेंड, कैसे ज्ञात कीजिएगा, काफ़ी सिंपल तरीका होता है, आपको पता होना चाहिए। जब भी अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको एलसीएम पूछे तो आप लोग क्या कीजिएगा, दोनों में देखिएगा कि सबसे ज़्यादा बार कौन है। यहाँ पे 2 3 बार है,
और यहाँ पे भी 2-3 बार है, तो हम लोग क्या करेंगे कि 2-3 बार को उतार लेंगे, यानी कि 2 के पावर 3 को उतार लेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 के पावर 4 रहता और यहाँ पे 2 के पावर 3 रहता तो हम लोग क्या करते, उच्चतम घात वाले को लेते, यानी कि 2 के पावर 4 को लेते, लेकिन यहाँ पे दोनों में क्या इक्वल है, बराबर है, तो हम लोग क्या किए कि 2 के पावर 3 को ही उतार लिए हैं। अगर यहाँ पे देखिएगा 3 के पावर 2 है और यहाँ पे 3 के पावर 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे 3 के पावर 2 को उतार लेंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग 3 के पावर 2 को उतार लेते, फिर गुना करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा 5 के पावर 1 है ना, और यहाँ पे 5 नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे सिर्फ और सिर्फ 5 को उतार लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको उतारना पड़ेगा ही। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 2 के पावर 3 का मतलब कितना होता है, 2 को 3 बार गुना कीजिए तो यहाँ पे आपका कितना प्राप्त होगा, 8 प्राप्त होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 3 के पावर 2 का मतलब होता है 9, तो यहाँ पे 9 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा दोस्तों 5 है, तो 5 को ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 9 8 72 हो जाएगा, 72 को हम लोग जो है ना दोस्तों 5 से गुना करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग फटाफट से दोनों को कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा ना। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों 5 दूना 10 का 0 हो गया, हाथ में वो 1 हो जाएगा, उसके बाद 5 से 35 और 1 36 हो जाएगा, यानी कि 360। ये हो गया आपका राइट आंसर। तो इस तरह बनाइए, आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, मतलब एक भी मार्क्स नहीं काट सकता। ठीक है, एक भी नंबर नहीं काट सकता है। काफ़ी सिंपल प्रश्न था। उम्मीद करते हैं इस तरह के प्रश्न जब भी आपके एग्जाम में पूछा जाए तो आप जो है ना चुटकी में बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 110% इस तरह के प्रश्न पूछे ही जाएंगे। ठीक है, तो इसको भी अच्छी तरीके से समझ लीजिए, अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। ठीक है, इसको किस प्रकार सोल्व करना है हम आपको स्टेप बाय स्टेप इसको भी सोल्व करके बता देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये कराए कि सिद्ध करे कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो आपको पता होना चाहिए 3√2 एक प्रकार का अपरिमेय संख्या है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे हल लिखना है सबसे पहले। तो चलिए हम लोग यहाँ पे फटाफट से हल लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हल लिखने के बाद क्या करना होगा दोस्तों, 3√2 एक प्रकार का अपरिमेय संख्या है ना, तो अपरिमेय संख्या है तो हम पहले क्या करेंगे, इसको मानेंगे। मानने का तो कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ पे हम लोग मानेंगे, माना कि यहाँ पे जिस तरह लिखते हैं उसी प्रकार आप लोग लिखिएगा। माना कि 3√2, यहाँ पे लिखते हैं 3√2 एक परिमेय संख्या। कौन सी संख्या दोस्तों, यहाँ पे अपरिमेय संख्या कहा गया है, लेकिन हम लोग इसको सिद्ध करने के लिए इसको हम लोग क्या मानेंगे, परिमेय संख्या मानेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे इसको माने कि माना कि 3√2 एक प्रकार का क्या है दोस्तों, परिमेय संख्या। ठीक है, रेशनल नंबर है, तो यहाँ पे हम लोग परिमेय संख्या इसको मान चुके हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप ये है आपका, जो आपका सिद्ध करने बोलेगा अपरिमेय संख्या, तो सबसे पहले आपको क्या मानना पड़ेगा, माना कि 3√2 एक प्रकार का परिमेय संख्या है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए जो परिमेय संख्या होता है ना वो p/q के फॉर्म में होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 3√2 को जो है ना p/q के इक्वल कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ पे हो जाएगा 3√2 ये किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, p/q के इक्वल हो जाएगा, यानी कि p/q के बराबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे 3√2 को किससे गुना करेंगे, क्यू से गुना करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करना है। तो यहाँ पे 3√2 गुना क्यू हो जाएगा, इक्वल p को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पे आपको कितना प्राप्त होगा दोस्तों, p ही प्राप्त होगा। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए √2 इसको ऐसे छोड़ देंगे, इसको यहीं पे रहने देंगे, इसको कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, इसको टॉर्चर नहीं करेंगे, क्योंकि ये √2 क्या है दोस्तों, अपरिमेय संख्या। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे p है ना, तो p को यहीं पे रहने दीजिए, और यहाँ पे 3 को q से गुना करेंगे तो ये 3q हो जाएगा, और ये 3q √2 के साथ गुना में है। जब भी गुना में रहेगा तो ये जब राइट साइड में जाएगा तो बट्टे के फॉर्म में हो जाएगा। किसके फॉर्म में चले जाएगा, बट्टे के फॉर्म में चले जाएगा। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए √2 एक प्रकार का क्या है, अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, लेफ्ट साइड में अपरिमेय संख्या। तो जिस तरह हम लिखेंगे उसी तरह यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों, अपरिमेय संख्या। उसके बाद यहाँ पे p/3/q मतलब p/3/3q। तो यह एक प्रकार का क्या दोस्तों, p/q के फॉर्म में है, यानी कि बट्टे के फॉर्म में। जब भी कोई बट्टे के फॉर्म में रहेगा तो वो आपका क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। जब भी कोई p/q के फॉर्म में होता है तो वो कौन सी संख्या होता है दोस्तों, परिमेय संख्या। तो ये हो जाएगा आपका परिमेय संख्या। अब देखिएगा क्या कभी अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी इक्वल हो सकता है, कभी भी इक्वल नहीं हो सकता जिंदगी में नहीं। √2 जो है ना ये कभी p/3q के इक्वल कभी नहीं हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे ये सिद्ध होता है कि 3√2 एक प्रकार का अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिख दीजिए दोस्तों कि 3√2 एक प्रकार का अपरिमेय संख्या। ठीक है, कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे जिस तरह लिखे उसी तरह यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लिख देना है। इसका दूसरा ट्रिक भी हम अभी आपको बताएंगे, आपको जो ट्रिक अच्छा लगे उसी को यहाँ पे आप अपने एग्जाम में लिख दीजिएगा, आपसे एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, यहाँ पे इसको समझ चुके होंगे। जो भी आपको पूछेगा यहाँ पे 3√2 एक प्रकार का अपरिमेय संख्या पे प्लस
प्लस भी रह सकता है, माइनस भी रह सकता है। यानी कि जब भी एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या रहेगा और ये गुणनफल के रूप में है, और तो इसको जो ना कुछ इस प्रकार सोल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको मानना पड़ेगा कि ये एक प्रकार का परिमेय संख्या है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, p/q के इक्वल हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, यानी कि 3√2 को हम लोग q से गुना किए तो 3√2 q हो गया। फिर हम लोग क्या किए कि p को 1 से गुना किए तो p हो गया। उसके बाद क्या किया दोस्तों, यहाँ पे 3q जो है ना ये गुना में था, √2 के साथ गुना में था, ये बट्टे के फॉर्म में चले जाएगा, ठीक है। q जाएगा बट्टे के फॉर्म में, यहाँ पे इसको अलग करने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे आप देखिएगा कि इसमें अपरिमेय संख्या कौन है, तो √2 एक प्रकार का अपरिमेय संख्या है। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि p को ऐसे छोड़ दिया है, उसके बाद 3q है ना, तो ये राइट साइड में जाएगा तो बट्टे के फॉर्म में हो जाएगा। और हम आपको अभी बताइए √2 एक प्रकार का क्या अपरिमेय संख्या, क्योंकि रूट से बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन ये बट्टे के फॉर्म में राइट साइड में p/3q एक प्रकार का बट्टे के फॉर्म में। जब भी कोई बट्टे के फॉर्म में होता है तो आपका क्या होता है दोस्तों, परिमेय संख्या होता है। कौन सी संख्या होता है, परिमेय संख्या होता है, ठीक है। और यहाँ पे √2 एक प्रकार का क्या है, अपरिमेय संख्या। क्या परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये दोनों आपस में कभी बराबर नहीं हो सकती है, इसीलिए 3√2 एक प्रकार का अपरिमेय संख्या। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। और इसका दूसरा ट्रिक है, दूसरा तरीका के माध्यम से इसको आप सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं दूसरा तरीका, ठीक है। आपको जो तरीका अच्छा लगे उसको आप लिखिए, आपके एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखिएगा 3√2 में, तो 3 एक प्रकार का क्या है दोस्तों, परिमेय संख्या। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3 एक परिमेय संख्या है। 3 एक क्या है, परिमेय संख्या। तो यहाँ पे लिख देते हैं 3 एक परिमेय संख्या है, 3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तथा √2 एक प्रकार का क्या है दोस्तों, अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख चुके हैं 3 एक परिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या। तो हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि एक परिमेय संख्या, इसको लिख देते हैं, उसके बाद यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आपको बताते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि 3 एक प्रकार का क्या है, परिमेय संख्या, सिंपल बात है। और √2 एक प्रकार का क्या है, अपरिमेय संख्या। तो हम क्या जानते हैं कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल, यानी कि 3 ये √2 के साथ किसमें छिपा हुआ है, गुणनफल के रूप में। कौन किसके रूप में है, गुणनफल के रूप में। तो यहाँ पे हम लिखे हैं कि हम जानते हैं कि एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा क्या होती है दोस्तों, अपरिमेय संख्या होती है। इसीलिए 3√2 एक प्रकार का अपरिमेय संख्या। तो उम्मीद करती है दोनों तरीका आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि काफी सिंपल प्रश्न है, और इस तरह के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो देखिएगा क्या कर रहा है कि 2y² + 3y + 1 को आपको जो है ना y + 2 से भाग करना है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग फटाफट से इसको शानदार तरीके से सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा दोस्तों, हल लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे हल लिख देते हैं। तो जिस तरह यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हम बनाएंगे, उसी प्रकार आपको सेम टू सेम स्टेप बाय स्टेप इसको सोल्व करते हुए जाना है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 2y² + 3y + 1, यहाँ पे एक प्रकार का द्विघात बहुपद है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, छोटा को हमेशा बड़ा से भाग करेंगे। यहाँ पे y + 2 एक प्रकार का क्या हो जाएगा दोस्तों, भाजक हो जाएगा, और इसको हम लोग क्या मानेंगे, भाज्य मानेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे y + 2 को हम किससे डिवाइड करेंगे, y + 2 को डिवाइड करेंगे हम 2y² + 3y + 1 से, 2y² + 3y + 1 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि 2y², सबसे पहला ट्रिक क्या है, इसको ध्यान से देखिएगा। 2y² को जो है ना हम लोग क्या करेंगे, इसको साइड में उतार लेंगे। तो 2y² को साइड में उतार लिए, फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, जो भाजक है ना दोस्तों, भाजक का जो प्रथम पद है, फर्स्ट टर्म है, उसको हम लोग क्या करेंगे, उससे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि y² से y कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ बचता है क्या, 2y बचता है ना। तो यहाँ पे हम लोग भागफल में इसको 2y को उतार लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि जो भाज्य रहेगा ना, भाज्य का जो फर्स्ट टर्म रहेगा, उसको आपको भाजक का फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है। उसके बाद जो गुणनफल, जो रिजल्ट आएगा, उसको भागफल में उतार डालना है। तो यहाँ पे उतार चुके हैं। 2y को फिर हम लोग क्या करेंगे, y + 2 से गुना कर देंगे। तो 2y को जब हम लोग y से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2y² हो जाएगा। फिर प्लस से 2 प्लस को ऐसे सॉरी लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद 2y को 2 से गुना करेंगे तो 2 × 4 हो जाएगा, 4y हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, प्लस से 2 माइनस, यहाँ पे साइन चेंज किया जाता है, और यहाँ पे प्लस से 2 माइनस, यहाँ पे भी 2y² और यहाँ पे -2y², ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 3y है और यहाँ पे -4y, तो यहाँ पे 4y में 3y घटेगा तो आपका कितना आएगा, y आएगा। तो बड़ा कौन है, 4y बड़ा है, और इसके आगे क्या माइनस है, तो यहाँ पे ऋणात्मक का चिन्ह दे देंगे। फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस इसको उतारेंगे, +1 को उतारेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है दोस्तों कि ये जो यहाँ पे जो बचता है भाज्य में, इसको हम लोग क्या करेंगे, भाजक से डिवाइड कर देंगे। यानी कि इसका फर्स्ट टर्म को इसका फर्स्ट टर्म से
डिवाइड कर देंगे, ठीक है, यानी कि y को y से भाग कर देंगे, ठीक है। तो कितना होगा दोस्तों, यहाँ पे माइनस वाई है तो माइनस को लिख देंगे, तो यहाँ पे y से y कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचा कितना, -1 बचा। तो हम लोग क्या करेंगे कि -1 को यहाँ पे उतार देंगे, ठीक है, और यही -1 को क्या करेंगे, ये दोनों से गुना कर देंगे, ठीक है। तो चलिए गुना करते हैं, -1 को जब y से गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, -y हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर हम लोग 1 को फिर 2 से गुना कर देंगे तो आपको कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे साइन चेंज किया जाता है, माइनस से तो प्लस हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे माइनस से तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे -y और ये +y, ये दोनों आपस सिमिलर है तो कैंसिल हो जाएगा, दोनों आपस में 0 हो जाएगा, और यहाँ पे +2 और +1 कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि दोनों को भाग दीजिए, तो हम इसको भाग दे चुके, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका भागफल कितना प्राप्त हुआ दोस्तों, 2y - 1 प्राप्त हुआ, और इसका शेषफल कितना प्राप्त हुआ, 3 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे अतः में या फिर हैंस में लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं अतः भागफल बराबर हो जाएगा दोस्तों, भागफल कितना हो जाएगा, 2y - 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे शेषफल कितना हो जाएगा, शेषफल बराबर आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरफ बनाना पड़ेगा आपको जब भी इस तरह के प्रश्न पूछा जाएगा तो आपके एग्जाम में, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो काफ़ी सिंपल है, आपके एग्जाम में जो है ना काफ़ी और पूछा जाते हैं प्रश्न। तो देखिएगा, यदि अल्फा तथा बीटा बहुपद gx बराबर x² - 7x + 6 के शून्य मतलब अल्फा कोमा बीटा है, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, अल्फा कोमा बीटा होगा, ठीक है, अल्फा कोमा बीटा। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग फटाफट से सोल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे दोस्तों, हल लिखेंगे। 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में। तो gx है ना, तो हम लोग क्या करेंगे कि gx को उतार लेते हैं। gx बराबर क्या, यानी कि बहुपद क्या दिया गया है, x² - 7x + 6, इसको उतार लेना है। उसके बाद आपको क्या पूछ रहा है कि अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना है, यानी कि शून्यकों का योगफल पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है। क्या होता है, -b/a। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे a कौन है, तो देखिएगा दोस्तों, a जो होगा ना x² का गुणांक होगा, जो कि यहाँ पे x² के साथ जो गुणा में छिपा हुआ वो 1 होगा। तो यहाँ पे x² के साथ गुणा में क्या है, 1 है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे जो b होते हैं ना, x का गुणांक होते हैं, तो यहाँ पे x का गुणांक कौन है, यहाँ पे -7 है, और यहाँ पे c का काम तो है ये नहीं, फिर भी इसको हम उतार लेते हैं। तो c बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। जो कॉन्स्टेंट होता है किसी भी बहुपद के लास्ट में छिपा हुआ था वो c, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, ये -b/a है, फॉर्मूला में सबसे b के साथ माइनस है तो माइनस को लिख देंगे। उसके बाद b का मान कितना दिया गया, -7 दिया गया, तो यहाँ पे -7 को उतार लेना है, ठीक है। फिर बटे a का मान देखिएगा, तो a का मान 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि +7/1, तो +7/1 कहने का अर्थ है 7। तो ये हो गया आपका शून्यकों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान निकल के आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह बनाना पड़ेगा आपके एग्जाम में। अगर इसी यहाँ पे अगर आपको पूछे कि अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, अगर यहाँ पे आपसे पूछे कि अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, तो अल्फा इंटू बीटा के लिए फॉर्मूला क्या होता है, c/a होता है। तो आपको पहले बताया, जो c होते हैं वो कॉन्स्टेंट होते हैं, किसी भी बहुपद के लास्ट में होता है, ठीक है, अचर होते हैं, वो आपका c का मान दिया गया है 6। उसके बाद यहाँ पे a जो होते हैं x² का गुणांक जो कि 1 है, 6/1 का मतलब होता है 6। तो अल्फा इंटू बीटा का मान भी निकल चुका है। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि 1/α प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा, ठीक है, तो 1/α प्लस 1/बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, -b/c होता है। क्या होता है, -b/c। तो इसको भी आप सोल्व कीजिए, इसका आंसर क्या होगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा, ठीक है। काफ़ी सिंपल प्रश्न ये भी आपके एग्जाम के लिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिएगा यहाँ पे प्रश्न एक रहा है कि द्विघात बहुपद x² - 7 के शून्य ज्ञात करें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका शून्य ज्ञात करना है, ठीक है, और शून्यकों का तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। काफ़ी सिंपल प्रश्न है, यहाँ पे आपको शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे हल लिख चुके हैं। जो यहाँ पे द्विघात बहुपद दिया गया है उसको एक बार यहाँ पे अच्छी तरीके से उतार लेना है ना। तो यहाँ पे क्या दिया गया दोस्तों, शुद्ध द्विघात बहुपद दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे bx नहीं है तो ये एक प्रकार का शुद्ध द्विघात बहुपद है। ये आपका किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर करेंगे, क्योंकि इसका शून्य ज्ञात करना है। जब शून्य ज्ञात करना है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे ही, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा x² - 7 बराबर 0। तो हम लोग क्या करेंगे कि x² को ऐसे छोड़ देंगे, उसके बाद -7 है, राइट साइड में जाएगा तो +7 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे x का मान कितना हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए, जब भी स्क्वायर रहता है तो राइट साइड में जाने के बाद ये अंडर रूट चढ़ जाता है, यानी कि रूट के अंदर चढ़ जाता है, ठीक है, और ये आपका प्लस माइनस लेके जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे x का 2 वैल्यू निकल चुका है, एक आपका √7 और एक आपका -√7, ठीक है। तो ये आपका 2 वैल्यू निकल चुका है। कहने का अर्थ है ये जो √7 है ना, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि x² - 7 के शून्य, x² - 7 के शून्य
शून्य हो जाएगा आपका √7 कोमा -√7। क्या हो जाएगा दोस्तों? √7 कोमा -√7 है। तो इतना आपको करना है, ठीक है। आपको सिंपली पहले क्या करना है कि शून्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम जो है ना शून्य ज्ञात कर चुके हैं ना। उसके बाद यहाँ पे आपको चेक करना है कि शून्यकों का योग तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जाँच करना है, ठीक है। तो आप पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ लिखते हैं अब, क्या लिखेंगे अब यहाँ पे हम लोग करेंगे शून्यकों का योग। क्या करेंगे दोस्तों? शून्यकों का योग करेंगे, ठीक है, विदाउट फॉर्मूला। यहाँ पे फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसको हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। शून्यकों का योग जिस तरह हम बनाते हैं उसी तरह आपको सोल्व करना है। शून्यकों का योग बराबर क्या हो जाएगा, दोनों शून्यकों को जोड़ेंगे। यहाँ पे दोनों शून्य तो प्राप्त हो चुका है, यानी कि पहला शून्य का मान कितना दिया गया है, √7 दिया गया है। हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। और दूसरा शून्य का मान कितना दिया गया दोस्तों, -√7 दिया गया है, ठीक है। तो दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, √7 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे √7 है तो √7 को ऐसे छोड़ देते। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे भी √7 है और यहाँ पे भी √7 है, तो ये प्लस माइनस कैंसिल होकर क्या आएगा, शून्य आएगा। शून्यकों का योग कितना प्राप्त हुआ है, शून्य प्राप्त हुआ है, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, विदाउट फॉर्मूला के माध्यम से हम लोग शून्यकों का गुणनफल भी ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ पे जब शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करेंगे तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों शून्यकों को आपस में गुणा कर देंगे। यानी कि यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, पहला शून्य आपका √7 है और दूसरा शून्य कितना दिया गया है, -√7, ठीक है, -√7। तो देखिएगा √7 गुना √7 कितना हो जाएगा, √49 हो जाएगा। और ये माइनस बाहर है तो बाहर में रहेगा। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए √49 जो होता है किसका, इसका रूट होता है, 49 इसका रूट होता है 7 का होता है, ठीक है। और यहाँ पे माइनस है तो माइनस दे देंगे। तो यहाँ पे शून्यकों का योग प्राप्त हो चुका है शून्य, और शून्यकों का गुणनफल भी प्राप्त हो गया है -7। फिर हम यहाँ पे करेंगे फॉर्मूला के माध्यम से, अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का योग। ये शून्यकों का योग को हम लोग क्या कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा कर सकते हैं। तो इसके लिए एक स्पेशली फॉर्मूला होता है, क्या होता है दोस्तों, -b/a होता है। क्या होता है, -b/a। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे पता होना चाहिए, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग a को ज्ञात कर लेते हैं। a का मान देखिएगा, जो x² का गुणांक होता है वो आपका क्या होता है, a होता है, ठीक है। और जो b होगा आपका x का गुणांक, यहाँ पे तो b है, ये नहीं है, bx नहीं है, तो b बराबर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और c जो कांस्टेंट होते हैं, जो सबसे लास्ट में होते हैं, जो किसी के साथ गुणा में नहीं होता है, तो -7 यहाँ पे c का मान दिया गया है। तो यहाँ पे ABC प्राप्त हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला में पहले से हमें माइनस है तो माइनस को लिख देते हैं। उसके बाद b को देखिएगा शून्य दिया गया है, तो यहाँ पे शून्य लिख देंगे। और यहाँ पे a का मान देखिएगा दोस्तों 1 है। और उसके बाद यहाँ पे देखिएगा -0/1 का मतलब क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना प्राप्त हो चुका है, शून्य प्राप्त हो चुका है। फिर हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला के माध्यम से शून्यकों का योगफल ज्ञात करेंगे, यानी कि अल्फा इंटू बीटा ज्ञात करेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है, c/a। तो यहाँ पे c कांस्टेंट है, जो इसका मान दिया गया -7, तो यहाँ पे -7 लिख देंगे। और यहाँ पे a का मान देखिएगा, a का मान 1 है, तो -7/1 का मतलब कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान शून्य प्राप्त हो चुका है, और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का मान -7 प्राप्त हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों का मान प्राप्त हो चुका है। अगर यहाँ पे देखिएगा कि शून्यकों का योग जब हम लोग बिना फॉर्मूला के माध्यम से ज्ञात किए तो यहाँ पे शून्य आया। जब इसको हम लोग फॉर्मूला के माध्यम से ज्ञात किए तो यहाँ पे भी शून्यकों का योग में शून्य आया। इसी तरह यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल में जब हम लोग फॉर्मूला विदाउट फॉर्मूला लगाए तो यहाँ पे -7 आया, और यहाँ पे फॉर्मूला के माध्यम से भी -7 आया। कहने का अर्थ है यही आपका क्या हो गया दोस्तों, संबंध की सत्यता की जांच हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। और जो भी विद्यार्थी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं ना तो फटाफट से यहाँ पे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों ये क्लास काफी इंपॉर्टेंट है, क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। प्रश्न एक रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए समीकरण x² - 8x प्लस k बराबर 0 के मूल वास्तविक तथा समान हो। काफी सिंपल है, तो चलिए इसको हम लोग शानदार तरीके से सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या लिखना है, हल लिखना है। तो यहाँ पे k का मान ज्ञात करना है, इसके लिए कंडीशन दे दिया है, और यहाँ पे द्विघात बहुपद भी दे दिया है। द्विघात बहुपद क्या है दोस्तों, x² - 8x प्लस k बराबर 0, ये आपका द्विघात बहुपद है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे कंडीशन दे दिया है कि मूल क्या है दोस्तों, वास्तविक और समान है। जब मूल वास्तविक और समान होगा तो इसके लिए कंडीशन क्या होता है, यहाँ पे लिखते हैं वास्तविक तथा समान के लिए कंडीशन या शर्त कह सकते हैं, वास्तविक तथा समान। तो फ्रेंड वास्तविक तथा समान जब भी मूल होगा ना तो विवेक चर यानी कि d जो होगा ये 0 के इक्वल होगा, यानी कि 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि d यानी कि विविक्तर जिसको हम लोग कहते हैं, विविक्तर बराबर क्या होता है, d बराबर क्या होता है, b² - 4ac होता है। क्या होता है, b² - 4ac बराबर 0। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको पता होना चाहिए a b c
ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं a बराबर, इसके नीचे लिखेगा ये जो द्विघात बहुपद है ना, इसके नीचे लिखेगा a का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा b जो होंगे x का गुणांक जो कि यहाँ पे -8 है, तो यहाँ पे -8 लिख देंगे। और c जो होंगे कॉन्स्टेंट होते जो सबसे लास्ट में होगा k, c बराबर k हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बराबर से हम लोग क्या रखेंगे, वैल्यू रखेंगे, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे b का मान कितना है दोस्तों, -8 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, -8 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। -8 का स्क्वायर -4 गुना a का मान देखिएगा तो a का मान है आपका 1, और यहाँ पे अगर देखिएगा तो c का मान कितना है दोस्तों, k है। तो यहाँ पे k लिख देंगे बराबर 0। तो आपको पता होना चाहिए -8 को जब 2 बार गुणा करेंगे, आप गुणा कीजिए फटाफट से -8 को 2 बार, तो यहाँ पे 8 64 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 64 हो जाएगा यहाँ पे -8 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे 4 को 1 से गुना करेंगे 4 को, फिर 4 को k से गुना करेंगे तो 4k हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4k बराबर 0। काम करते हैं यहाँ पे, काम क्या करेंगे, -4 को जो है ना लेफ्ट साइड में रहने देते हैं, ऐसे रहने देते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये 64 प्लस में तो 0 की तरफ जाएगा तो -64 हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे कि ये माइनस माइनस ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग k को, इसीलिए k का मान आ गया दोस्तों 64 बटे ये 4 गुना में, तो मतलब राइट साइड में जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, बटे के फॉर्म में चले जाएगा। उसको इसको हम काटेंगे तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 16 हो जाएगा, क्योंकि 16 चौको 64 होता है। तो के का मान आ चुका है 16। तो समझ चुके हैं, प्रश्न काफ़ी सिंपल प्रश्न है। तो जब भी पूछेगा इस तरह कि के का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए समीकरण दे देगा, और यहाँ पे आपसे पूछेगा कि के का मान ज्ञात करें, और यहाँ पे कंडीशन अप्लाई कर देगा कि इसका मूल क्या है, वास्तविक और समान है। तो हम लोग कैसे ज्ञात किए, इसका मूल से पता किए। जब भी मूल वास्तविक और समान होता है तो डी किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। उसके बाद इसको कैलकुलेट किए, उसके बाद आंसर आ गया। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ चुका होगा, ठीक है। इस तरह के एग्जाम में 110% प्रश्न लड़ेगा ही लड़ेगा, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा है कि आपको बताना है कि द्विघात समीकरण 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4 का बराबर 4। अब यहाँ पे देखिएगा 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4 बराबर 0 को हल करें। तो चलिए दोस्तों इसको फटाफट से हम लोग हल करते हैं। ये एक प्रकार का क्या है, द्विघात समीकरण है ना। कौन सा समीकरण है, द्विघात समीकरण। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों, हल लिखेंगे, ठीक है। एक काम करते हैं, जो ये जो द्विघात समीकरण दिया गया है ना, इसको हम लोग लिख लेते हैं 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4 बराबर हो जाएगा आपका 0, ठीक है। तो यहाँ पे 9 है, 12 है, और यहाँ पे क्या है, 4 है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसको हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे a का मान आपका 9 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे b का मान कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपका c का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली हम लोग a को c से गुणा कर देंगे ना। a का मान देखिएगा 9 है, और यहाँ पे c का मान कितना है, 4 है। तो यहाँ पे 9 × 36 हो जाएगा। 4 टाइम्स में हम लोग क्या करेंगे, 36 का फैक्टर करेंगे, यानी कि इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 18 दूना 36 हो जाएगा। फिर ये आपका 2 से जाएगा, 2 में 18 हो जाएगा। फिर ये आपका 3 से जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा ना। तो हम लोग इसको जब फैक्टर किए तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 आया, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस समीकरण एक बार उतार लेते हैं, द्विघात समीकरण को एक बार उतार लेते हैं। 9x स्क्वायर है माइनस आपका 12x है, फिर यहाँ पे प्लस 4 है बराबर 0 है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए यहाँ पे 9x स्क्वायर है, तो इसको ऐसे चढ़ानी थी, इसको कुछ मत कीजिए। अब देखिए यहाँ पे 12 है ना, 12 को हम लोग क्या करेंगे, 12 जो है ना, 12 यहाँ पे -12 आना चाहिए। अब कैसे आएगा, इसको ऐसे तोड़िए, इस तरीके से तोड़िए, घटाने या जोड़ने से कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखते हैं 12 कैसे आएगा, देखते हैं। 3 तिया 9, 2 दूना 4, 3 तिया 9, 2 दूना 4 नहीं होगा ऐसे। उसके बाद ऐसे देखिएगा, 2 दूना 4 हो गया, 4 तिया 12, ऐसे भी नहीं हो रहा है। उसके बाद इसके यहाँ पे 2 था, सॉरी, यहाँ पे 2 दूना 4 हो गया, 4 तिया 12, 12 में 3 किया नहीं, यहाँ पे 12 आना चाहिए। घटाने या जोड़ने से कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए, ठीक है। एक वो चीज़ देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे 3 दूना 6 हो गया, फिर यहाँ पे 3 दूना 6, तो 6 से कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि -12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 दूना 6, 3 दूना 6, यानी कि यहाँ पे आपका -6x हो जाएगा, और यहाँ पे भी -6x हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसको ऐसा तोड़िए, घटाने या जोड़ने से कितना आना चाहिए, -12 आना चाहिए। तो हम लोग क्या किए कि पहले 3 को 2 से गुना कर दिए तो कितना आ गया दोस्तों, 6 आ गया। फिर हम लोग यहाँ पे 2 को 3 से गुना कर दिए तो कितना आया, 6 आया। फिर हम लोग क्या करेंगे कि 6x और 6x ये दोनों जुट करेंगे, कितना आएगा, -12x आएगा। फिर यहाँ पे देखिएगा +4 है, तो +4 को उतार लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 9 और 6 में कॉमन क्या आएगा, वेनिस्ट क्या आएगा, दोनों में आपका कॉमन 3 आएगा, तो 3 को कॉमन ले लेंगे। और यहाँ पे x स्क्वायर और यहाँ पे x है, तो यहाँ पे दोनों में x कॉमन हो जाएगा ना। तो 9x स्क्वायर में जब हम लोग 3x को बाहर निकाल दिए तो अंदर में आपको बचा क्या, 3x बचा ना। उसके बाद यहाँ पे माइनस है तो माइनस को उतार लेंगे। और यहाँ पे देखिएगा दोस्तों 6x में हम लोग 3x को कॉमन ले ही लिए हैं, तो यहाँ पे आपका अंदर में क्या बचा, 2 बचा, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस को ले लेते हैं। 6 और 4 में कॉमन क्या आएगा, ओवेनिस्ट क्या आएगा, 2 आएगा। क्या ओवेनिस्ट आएगा, 2। तो यहाँ पे 2 को
बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे अंदर में क्या बचता है 3x द्वितीय अच्छे हो जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस देना पड़ेगा ही। उसके बाद यहाँ पे 4 में जब 2 को कॉमन ले ही लिए तो यहाँ पे अंदर में क्या बचा 2 बचा, तो यहाँ पे हम लोग 2 को उतार लेते हैं, बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिएगा दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ चेक करना होता है कि ये दोनों ये सिमिलर है कि नहीं, ये दोनों इक्वल है ना। यहाँ पे 3x - 2 है तो यहाँ पे भी 3x - 2, यानी कि यहाँ तक आप सही आ चुकी है, यहाँ तक यहाँ पे आपका कुछ भी गलत नहीं है। फिर हम लोग क्या करेंगे कि 3x - 2 और यहाँ पे 3x - 2 ये दोनों सिमिलर है तो दोनों में से कोई एक चीज़ को उतार लेना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग 3x - 2 को ही उतार लेते हैं। फिर आपको क्या करना होता है कि 3x - 2 एक यहाँ 3x है तो 3x को ले लेंगे, उसके बाद यहाँ पे -2 है तो -2 को यहाँ पे उतार लेंगे, बराबर 0। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे ये दोनों गुणाक के रूप में है और ये दोनों किसके इक्वल है 0 के इक्वल है। ठीक है, तो बारी बारी से हम लोग दोनों को 0 के बराबर करेंगे तोड़ करके। तो 3x - 2 को हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे 0 के बराबर कर देते हैं, 3x - 2 को 0 के बराबर कर देते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ये वाला 3x - 2 को 0 के बराबर कर देंगे। ठीक है, 3x - 2 को 0 के बराबर कर देंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे अगर देखिएगा कि 3x को ऐसे छोड़ दीजिए, उसके बाद -2 है तो 0 की तरफ जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो यहाँ पे x का मान कितना आ जाएगा 2/3 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे 3x को ऐसे छोड़ दीजिए, -2 प्लस में माइनस में है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे x का मान कितना हो जाएगा 2/3। तो समझ चुके होंगे x का 2 वैल्यू निकल के आ चुका है 2/3 2/3। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफी सिंपल प्रश्न है और इस तरह के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे समांतर श्रेणी सीरीज दिया गया है, एपी में है 2,5,8,11 के प्रथम पद यहाँ पे 20 पदों का क्या करना है योगफल ज्ञात करना है, यानी कि योग निकालना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं इसको हल लिखते हैं, क्या लिखेंगे हल। तो यहाँ पे हल लिखने के बाद आपको सोल्व करना होगा, ये एक प्रकार का एपी के फॉर्म में है तो यहाँ पे इसको लिख देते हैं एपी बराबर एपी हो जाएगा आपका 2,5,8,11 एंड डॉट डॉट डॉट। ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि 20 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जो ये 2 है ये प्रथम पद है, यानी कि ए का मान यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे आपको क्या ज्ञात करना पड़ेगा डी ज्ञात करना पड़ेगा, डी यानी कि सार्वंतर कॉमन डिफरेंस। तो फ्रेंड डी कैसे ज्ञात करते हैं, दूसरा पद में पहला पद को घटा देंगे तो यहाँ पे 5 में हम लोग 2 को घटा देंगे तो आपका कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए और डी का मान प्राप्त हो चुका है और यहाँ पे 20 पदों का योग ज्ञात करना है, 20 पद यानी कि 20 गो टर्म। तो यहाँ पे एन का मान कितना दिया गया दोस्तों 20 दिया गया। ठीक है, और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि योगफल यानी कि एस एन, जब भी योग पूछेगा तो आपको समझ जाना पड़ेगा कि आपसे क्या पूछ रहा है, एस एन का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एस एन बराबर क्या हो जाएगा वाट हो जाएगा ना। तो यहाँ पे ए डी फिर यहाँ पे एन पता है और यहाँ पे एस एन पता नहीं, यानी कि एस एन का मान ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसको हम लोग फटाफट से सोल्व करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, एस एन बराबर क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ये आपका फॉर्मूला होता है एस एन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे एस एन यानी कि जहाँ जहाँ एन है वहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 20 लिखेंगे। ठीक है, यानी कि एस 20 का मान निकालना है तो यहाँ पे एन की जगह 20 लिखेंगे तो 20/2 हो जाएगा इंटू 2 गुना। और दोस्तों यहाँ पे ए यानी कि प्रथम पद 2 है तो 2 लिख देंगे, फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस कर देंगे और यहाँ पे एन का मान 20 है तो 20 लिख देंगे, माइनस करेंगे 20 - 1 इंटू डी का मान देखिएगा कितना है 3 है तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। उसके बाद इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा सिंपल। चलिए यहाँ पे 10 टाइम्स में कट जाएगा, 20 है तो यहाँ पे 10 इंटू आपका हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 प्लस यहाँ पे 20 में किया है तो कितना हो जाएगा दोस्तों 19 हो जाएगा, यानी कि 19 गुना 3 हो जाएगा। फिर इसको हम लोग सोल्व करते हैं 10 इंटू यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 प्लस यहाँ पे इसको 19 को 3 से गुना किए 27 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 2 3 6 67 हो जाएगा 19। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों इसको आप क्या करेंगे, इसको दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद कितना आएगा आंसर, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे आपको 57 हो जाएगा 57। चलिए यहाँ पे 10 गुना हो जाएगा आपका 57 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों 61 हो जाएगा। 61 को हम लोग 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 610 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 610, ये हो गया आपका राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, इस तरह आप बनाइए, आपके एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं काट सकता। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि उस समांतर श्रेणी का पदांतर ज्ञात कीजिए। पदांतर बोले तो सारांतर, जिसको हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं, जिसका 11वां पद 38 है और यहाँ पे 16वां पद कितना दिया गया है 73 यानी कि 73 दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे हल लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हल लिख देते हैं, जो डाटा दिया उसको सबसे पहले लिख देते हैं। 11वां पद का मान कितना दिया गया दोस्तों 38 दिया गया है तो यहाँ पे लिख देते हैं 11वां पद बराबर हो जाएगा आपका
11वां पद का मान दिया गया है 38, तो यहाँ पे 38 लिख देते हैं। 11वां पद को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 10d लिख सकते हैं, तो यहाँ पे a प्लस 10d हो जाएगा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 38 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग समीकरण 1 के रूप में लिख सकते हैं, तो समीकरण 1 ये हो गया। आपको 16वां पद कितना दिया गया, 73 दिया गया, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 16वां पद बराबर 16वां पद कितना हो जाएगा, 73 हो जाएगा। ठीक है, 73। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 16वां पद को कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, a प्लस 15d लिख सकते हैं, तो यहाँ पे a प्लस 15d बराबर आपका कितना हो जाएगा, 73 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 मानेंगे ना। यहाँ पे 2 को समीकरण प्राप्त हो चुका है, समीकरण 1 और समीकरण 2। हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 को समीकरण 2 से क्या करेंगे, घटा देंगे। हाँ, यानी कि समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटा देंगे, यानी कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से लिख देते हैं, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। चलिए, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से लिख चुके हैं। सबसे पहले समीकरण 1 उतार लीजिए, यहाँ पे a प्लस 10d बराबर 38, ये समीकरण 1 हो गया। फिर यहाँ पे समीकरण 2 को उतार लीजिए, समीकरण 2 में क्या दिया गया है, a प्लस 15d बराबर 73 हो जाएगा। ठीक है, 73। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे, तभी तो यहाँ पे a से a कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस से तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ प्लस से तो माइनस, यहाँ पे साइन चेंज किया जाता है, यहाँ पे प्लस से तो माइनस, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये दोनों आपस में घटेगा, प्लस माइनस क्या होता है, घटता है। तो यहाँ पे 15d में जब 10d जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 5d हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे बड़ा कौन है, 15 बड़ा है, इसके आगे माइनस, तो यहाँ पे माइनस दे देंगे ना। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा 73 में 38 घटेगा तो कितना हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे 73 में जब 38 को घटाइएगा, माइनस कीजिएगा, तो आपका कितना प्राप्त होना चाहिए वही आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग फटाफट से घटा देते हैं। तो यहाँ पे आपका 8 5 13 हो जाएगा, और यहाँ पे बचा आपका 6 में 3 गया 3, यानी कि 35। तो बड़ा कौन, यहाँ पे 73 बड़ा है, तो इसके आगे माइनस है, तो माइनस उतार लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 5d का मान कितना आ गया दोस्तों, 5d का मान आ गया 35। और उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, डी को ऐसे छोड़ देते हैं 5 गुना में, तो राइट साइड में जाने के बाद क्या हो जाएगा, बट्टे के फॉर्म में चले जाएगा। ठीक है, और इसको काटेंगे तो 5 से 35 हो जाएगा, तो यहाँ पे डी का मान कितना प्राप्त हो चुका है, 7 प्राप्त हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा था, पदांतर, यानी कि डी का ही मान पूछ रहा था। तो यहाँ पे हमारा किसका मान प्राप्त हो चुका है, डी का मान। सॉरी, यहाँ पे डी का मान जो है ना कितना आया दोस्तों, 7 आया हुआ है। ठीक है, हम लोग एक काम करते हैं, समीकरण 1 में डी का मान रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे क्या पता चल जाएगा, ए का मान पता चल जाएगा। ठीक है यार, यहाँ से ही आपका आंसर आ गया। इसके आगे अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं, अगर ए का मान निकालना चाहते हैं, तो ए का मान भी निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट पर्सन की तरफ बढ़ चलते हैं। ये आपका राइट आंसर हो गया। इस तरह बनाइए, आपके एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, मेरा गारंटी है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट नंबर पर्सन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि पी का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु 4, सॉरी यहाँ पे बिंदु हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, बिंदु यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ए, बिंदु ए 0,2 तथा बिंदु यहाँ पे बी हो जाएगा। यहाँ पे दूसरा बिंदु कितना दिया गया, 3,p दिया गया है। ठीक है, तथा p,5 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ जब भी पूछेगा तो आपको समझ जाना पड़ेगा समान दूरी में है, यानी कि बराबर है। चलिए इसको हम लोग फटाफट से हल कर लेते हैं। ठीक है, हल तो फ्रेंड यहाँ पे 2 बिंदु दिया गया है। मान लिए इस तरह इसको हम लोग बनाएंगे फिगर, आपको भी इस तरह बनाना है फिगर। ठीक है, तो यहाँ पे ए बिंदु जो है आपका 0,2 है, ये बिंदु क्या है, 0,2 है। ठीक है, ये किससे समदूरस्थ है, 5 से समदूरस्थ है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, p,5 लिख देते हैं, p,5। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 3,p हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इसमें क्या है, समदूरस्थ है, यानी कि बराबर दूरी में। जब भी बराबर दूरी होता है तो इसके लिए स्पेशली फॉर्मूला होता है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक काम करते हैं, यहाँ पे b हो जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, c हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे AB बराबर AC हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, AB बराबर AC, कहने का अर्थ है ये आपस में AB जो है ना, ये AC के क्या है, समदूरस्थ, यानी कि बराबर दूरी में है। तो फ्रेंड यहाँ पे अगर देखिएगा तो ये AB जो है ना AC के इक्वल है। ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों आपस में क्या इक्वल है, बराबर है, समदूरस्थ है। ठीक है, जब भी समदूरस्थ होगा तो हम लोग क्या किए हैं कि AB बराबर AC कर दिए हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दूरी सूत्र का उपयोग करेंगे, और यहाँ पे हम लोग जो है ना P का मान को ईजिली प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फटाफट से इसको हम लोग शानदार तरीके से सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे इसका उपयोग करेंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हो जाता है आपका √x स्क्वायर, यहाँ पे देखिएगा दोस्तों x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपका प्लस हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे छोड़ दीजिए। AB के लिए होगी आपका सूत्र, फिर यहाँ पे AC के लिए इसी फॉर्मूला का उपयोग करेंगे, आपका हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है,
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो फ्रेंड यहाँ पे अगर देखिएगा तो लेफ्ट साइड में भी क्या है, रूट है, और यहाँ पे राइट साइड में भी रूट है। तो यहाँ पे ये दोनों रूट आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यू को रखेंगे, उसके बाद सोल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो x2 यहाँ पे देखिएगा ए बी में x2 कौन हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये आपका x1 हो गया, ये आपका x2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे x2 में हम लोग क्या घटाएंगे, x1 घटा देंगे, यानी कि 3 में शून्य को घटा देंगे। तो चलिए फटाफट से इसको हम लोग सोल्व करते हैं। 3 माइनस शून्य हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस यहाँ पे रूट को नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट राइट दोनों आपस में ये रूट है, तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। y2 का मान देखिएगा तो y2 आपका p हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग p लिख देंगे, फिर माइनस हो जाएगा y2 का मान, उसके बाद यहाँ पे y2 आपका p हो गया, y1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे p माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, जिस प्रकार इसको सोल्व किए, मान रखिए, वैल्यू रखिए, उसी तरह यहाँ पे ac की जगह हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को रखते हैं। तो यहाँ पे x2 का मान देखिएगा तो आपका x2 का मान p दिया गया, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, p को लिख देंगे, ठीक है, माइनस करेंगे। x1 का मान देखिएगा तो यहाँ पे आपका शून्य है, तो यहाँ पे p माइनस शून्य का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस कर देंगे। y2 का मान देखिएगा 5 है, तो यहाँ पे 5 को उतार लेते हैं, फिर यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे आपका y1 का मान देखिएगा 2 है, ठीक है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको हम लोग फटाफट से सोल्व करते हैं। 3 में शून्य गया तो आपका कितना हो गया, 3 हो गया, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, प्लस 2 प्लस, और यहाँ पे देखिएगा दोस्तों a माइनस बी के फॉर्म में, यानी कि p माइनस 2 जो है ना, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर, ए कौन है, p है, तो यहाँ पे p का स्क्वायर, p स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद माइनस 2ab होता है, तो यहाँ पे 2 को 2 से गुणा करेंगे, 4 हो जाएगा, 4p हो जाएगा, ठीक है, 4p। फिर यहाँ पे क्या होता है, प्लस बी स्क्वायर होता है, तो प्लस बी, यानी कि यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 4 को उतार लेते हैं, ऐसे रहने देते हैं। उसके बाद इसको भी हम लोग सोल्व करते हैं। p में शून्य गया तो आपका कितना हो गया, p हो गया, p का स्क्वायर p स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे p स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस। उसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों 5 में 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे 3 का स्क्वायर यहाँ पे हम लोग 9 कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या है, p स्क्वायर है, और यहाँ पे भी p स्क्वायर, ये दोनों आपस में सिमिलर है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या है, 9 है, तो यहाँ पे भी 9 है, प्लस है, दोनों के आगे चिन्ह, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 4p प्लस 4 को उतार लेते हैं, यानी कि यहाँ पे माइनस 4p प्लस 4 या बराबर, इधर क्या बचा दोस्तों, शून्य बचा, तो शून्य को लिख देते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, माइनस 4p है तो इसको ऐसे छोड़ दीजिए, इसको कुछ मत कीजिए। उसके बाद प्लस 4 है ना, तो ये राइट साइड में जाएगा तो माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए ये 4p के साथ गुणा में है, जब भी गुणा में होगा तो बट्टे के फॉर्म में चले जाएगा राइट साइड में जाने के बाद, और यहाँ पे माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 4/4 हो जाएगा, यानी कि 4 का 4 कट गया, यानी कि 1 टाइम में कट गया। p का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा था p का मान, तो यहाँ पे हम लोग p का मान ज्ञात कर चुके हैं। तो जब भी इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे तो आप चुटकियों में कुछ इस प्रकार बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये सारा प्रश्न जो है ना आपको 1 से लेकर 10 तक जो है ना प्रश्न काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। और जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर सके, ठीक है। और दोस्तों इनके साथ साथ जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से आप मेरा व्हाट्सएप नंबर को नोट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को सेव कीजिए, आप बोलिए कि सर मैं व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। फिर मिलते हैं यहाँ पे क्लास का टाइम को नोट कर लीजिए, यहाँ पे डेली 1 बजे दोपहर में क्लास होती है जो भी आप क्लास किए, और इनके साथ साथ यहाँ पे क्लास होती है आपका 6 बजे शाम में, तो ये भी क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे 8 बजे रात में क्लास होती है। तो तीनों क्लास को आपको करना बहुत ही जरूरी है। फिर मिलते हैं यहाँ पे 6 बजे वाला क्लास में। थैंक यू, वंदे मातरम।